देश के सभी डॉक्टर्स को एबीपी न्यूज का शुक्रिया। देश में कोरोना का संकट बना हुआ है। आज इसी को लेकर एबीपी न्यूज पर हम सुबह से लगातार देश के बड़े डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, उनकी राय भी जान रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ देश के दो बड़े जाने माने डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैक्स ग्रुप हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा जी हमारे साथ हैं और एम्स भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। और सबसे पहले एबीपी न्यूज की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। कोरोना काल में देश की ढाल बनने के लिए, कोरोना के संकट के वक्त देश की रक्षा करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर बुद्धिराजा से करते हैं और जरा उनसे समझते हैं सर, करीब 18 महीने पहले ये कोरोना का संकट जिसने दस्तक दी, 18 महीने में इसका तांडव हमने देश में देखा। अब सब ये जानना चाहते हैं कि इसका खात्मा कब होगा, हमें इससे आजादी कब मिलेगी। डॉक्टर बुद्धिराजा। देखिए, जैसे हमारी ह्यूमन बींग्स की ये इंस्टिंक्ट है कि हम इससे बचना चाहते हैं और आगे नॉर्मलसी में आना चाहते हैं, वायरस भी यही कोशिश कर रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि इंसान वैक्सीन बना रहे हैं, इंसान दवाई बना रहे हैं, हम कैसे चेंज हो ताकि हम भी सर्वाइव करें। तो ये एक जंग है, एक दौड़ है वायरस के बीच में और इंसानों के बीच में, और देखना है अल्टीमेटली जीत किसकी होती है। जो पिछले 100-200 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा गया है कि एकदम वायरस कहीं नहीं जाएगा। पहले कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक वायरस एक महामारी का एक रूप लेकर रखता है, जिसको हम पैंडेमिक बोलते हैं या एपिडेमिक्स बोलते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे उसकी शक्ति, क्षमता कम होती जाती है और वो एक एंडेमिक बन जाता है। अब जैसे अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करें तो वो अब एक एंडेमिक वायरस बन चुका है, जिसको हर साल आता है चेंजिंग मौसम में, उसको आराम से हैंडल कर लिया जाता है और उसकी बात भी नहीं की जाती। तो मेन चीज जो है, जब इसका पैंडेमिक का अंत कब होगा, वो होगा जब एक क्रिटिकल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की, ये हमें देखना है कि अब हमें कंट्री वाइज बात नहीं करनी, हमें पूरी दुनिया की बात करनी है। जब पूरी दुनिया में एक एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिल जाएगी लोगों को बाय वैक्सीनेशन, और उसके बाद फिर जैसे स्वाइन फ्लू का भी, अगर फ्लू का वैक्सीन देखें हर साल चेंज होता रहता है, तो वो एक सिचुएशन आ जाएगी कि इसका भी वायरस जो म्यूटेट करेगा, हम एक नया स्ट्रेन बना देंगे वैक्सीन का जो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगा और वो बूस्टर का काम करेगा। तो जब वो सिचुएशन आएगी तब एक्चुअली जाके हम कहेंगे कि ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा वर्ल्ड से और एक एंडेमिक स्थिति पे आ सकता है। तब तक भी हम वेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहना कि एक बिल्कुल मैं डार्क पिक्चर नहीं दिखाना चाहता कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा तब तक, जब तक पूरी वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगी। बीच में हमारा ह्यूमन बिहेवियर उसको डिटरमिन करेगा कि वो पीक्स या वेव्स कैसी आती हैं। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, अगर हम मास्क रखते हैं, जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, अगर वो हम फॉलो करेंगे तो काफी हद तक हम इसको एक पीक में जाने से रोक सकते हैं। और इसकी जो मारक क्षमता है उसको हम कुंद कर सकते हैं। जो आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ कि इसकी जो मारक क्षमता है, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो उसे हम कम कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सिंह, जो बात डॉक्टर बुद्धिराजा कह रहे थे, इससे तो फिर ये संदेश जाता है कि वक्त लगेगा। मतलब अभी ये लड़ाई लंबी है जो हमें लड़नी है इस कोरोना वायरस के खिलाफ। डॉक्टर सरमन सिंह। जी रोमाना जी, बिल्कुल सही कहा आपने और डॉक्टर बुद्धिराजा ने जैसा कहा, ये लंबी लड़ाई है बिकॉज ये नया वायरस है और इसको सालों लगेंगे। बट बिल्कुल सही कहा कि इसमें म्यूटेशंस होते रहेंगे, लेकिन हमको कोई ऐसी वैक्सीन लानी पड़ेगी जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो और जो म्यूटेंट्स जितने भी आ रहे हैं उन पर भी काम करे। तो अभी रिसर्च चल रही है और हमें लगता है, लेकिन इन एनी केस जो भी वैक्सीन है वो कम से कम हर वैक्सीन कुछ न कुछ प्रोटेक्शन दे रही है। तो हम लोगों को इतना दुखी नहीं होने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, बिकॉज ये मैटर हो सकता है 10-5% का, कोई 70% हो सकती है, कोई 80%, कोई 90%, बट डेफिनेटली ऑल वैक्सीन आर इफेक्टिव। सभी वैक्सीन हमको सीरियस या डेथ से बचाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाना, तो वैक्सीन सभी लगवाएं, वही हमें बचा सकता है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई म्यूटेंट्स हो, मास्क हमारा जो सबसे बड़ी वैक्सीन है, जिसको हम सोशल वैक्सीन भी कह सकते हैं, वो हमको हमेशा बचाएगी। बिकॉज जो भी म्यूटेशन हो रहा है उसका साइज चेंज नहीं हो रहा, तो साइज हमें उसी तरह का फिल्टर, जो हमारा N95 या मास्क दूसरे हैं, वो सारे मास्क हमको फिल्टर करके वायरस को रोकेंगे और हमको बचाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीन। सो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच हमको रखनी पड़ेगी। ठीक है सर। डॉक्टर बुद्धिराजा के पास एक बार फिर से लेकर चलते हैं दर्शकों को।
डॉक्टर बुद्धिराजा, बदलते वक्त के साथ वायरस के बदलते रूप के साथ जो कोरोना के इलाज का तरीका है, हमने उसमें भी बदलाव होते हुए देखा। अच्छा, हमने देखा कैसे प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया गया, लेकिन उसको इलाज में फिर शामिल नहीं किया गया। कुछ दवाएं जो पहले दी गई लेकिन बाद में उनको प्रोटोकॉल से हटा लिया गया। तो क्या ये मुमकिन है कि कोरोना को लेकर कोई मुकम्मल इलाज सामने मिल सके, या फिर साल दर साल हमें वैक्सीन के बूस्टर डोज पर ही निर्भर रहना होगा आगे? देखिए, जैसे वैक्सीन पे एक एंड पे रिसर्च चल रही है, उसी तरह स्पेसिफिक मेडिसिन जो कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस के अगेंस्ट पूरी तरह काम करे, उस पर भी बहुत रिसर्च चल रही हैं। और कुछ दवाइयां हैं जो मुझे मालूम है जो फेज 3 में अब आ चुकी हैं, जिनका कहा जा रहा है वो अभी तक, देखिए जितनी भी हमने मेडिसिन कोरोना में यूज करी कोविड में, वो सारी एक कैटेगरी में आती है जिसको हम रीपर्पस्ड ड्रग्स बोलते हैं। मतलब वो दवाइयां पहले किसी और चीज के लिए, किसी और इन्फेक्शन के लिए, किसी और वायरस के लिए बनाई गई थी। अब जब महामारी आई तो हमारे पास टाइम नहीं था, तो उन दवाइयों को हमने सोचा कि यूज करके देखें कितनी काम करती हैं, कितनी नहीं करती। और ऐसे ही प्लाज्मा का भी रोल था, और प्लाज्मा ने अपनी जगह एक प्लेस बनाई है, उसने काम किया है। अब क्योंकि अब हमारे पास टाइम है, तो रिसर्च चल रही है देखने के लिए कि कोई ऐसी दवाई हम क्रिएट करें या बनाएं जो स्पेसिफिकली कोरोना के अगेंस्ट, कोविड के अगेंस्ट, कोरोना SARS-2 के अगेंस्ट काम करे। और वो मुझे काफी उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में हमारे पास ऐसी दवाइयां होंगी जो स्पेसिफिकली हम कोविड के मरीजों को दें, ताकि वो वायरस उनका बॉडी के अंदर ही खत्म हो जाए। तो 2 प्रॉन्ग्ड होगा, प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी रहेगी वैक्सीन, और एक स्पेसिफिक एंटीवायरल जरूर आ जाएगा, ताकि हम बीमारी को सिवियरिटी में जाने से रोक सकें, मौतें कम कर सकें, हॉस्पिटलाइजेशन कम कर सकें। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के बारे में आपने सुना होगा, तो ये कोई प्लाज्मा से बहुत ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्लाज्मा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से निकाला गया जिसको कोविड हो चुका है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लैब में सिंथेसाइज या फैक्ट्री में सिंथेसाइज हुई हैं, और ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे म्यूटेंट वायरस आते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। तो आई थिंक बहुत उम्मीद है कि और बहुत बेटर ट्रीटमेंट्स फ्यूचर में आएंगे, जो कि एक जो पैंडेमिक को खत्म करने में भी हेल्प करेंगे। बिल्कुल सर, और उम्मीद तो हम यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये दवाएं आए सामने निकल कर, क्योंकि इस बार जब हमने देखा कि ये जो कोरोना संक्रमण था, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत देखने के लिए मिले। डॉक्टर सिंह, हमने देखा कैसे अलग अलग तरीके के फंगस, हार्ट अटैक्स, दूसरे ऑर्गन्स पर इस कोरोना वायरस का अटैक बॉडी के अंदर, ये तमाम समस्याएं थी जो सामने निकल कर आई, और ये सब तो डेल्टा वेरिएंट में सामने निकल कर आई। अब सामने चुनौती डेल्टा प्लस वेरिएंट की है, तो उसमें आपको क्या लगता है, कितना और डरने की जरूरत है और किस तरीके की एहतियात बरतने की जरूरत है? जी, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो म्यूटेंट्स हैं उनमें डेफिनेटली वैक्सीन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और लेकिन जो भी मैंने बताया कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली जैसा कि शुरू में बताया कि जो भी वायरस म्यूटेंट बनते हैं, म्यूटेशन जब भी वायरस करता है अपने आप में, तो नेचुरली अपने सर्वाइवल के लिए करता है या ज़्यादा इन्फेक्टिविटी के लिए करता है। तो जैसा हम देख रहे हैं जितने म्यूटेंट्स आए हैं अभी तक, जो एक्सपीरियंस है, यूजुअली कई बार म्यूटेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं जो वायरस के लिए, वो लेकिन वो डिसअपीयर हो जाते हैं, तो उनको हम लोगों को कभी पता नहीं चलता कि वो म्यूटेशन हुआ लेकिन वो डिसअपीयर हो गए, बिकॉज हम कभी उसके लिए बॉदर नहीं करते हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि जो म्यूटेशन अभी जो नज़र में आ रहे हैं उनमें या तो इन्फेक्टिविटी बढ़ी है, पैथोजेनिसिटी बढ़ी है, और इसी तरह से हमको लगता है कि डेल्टा में जिस तरह से पैथोजेनिसिटी बढ़ी और इन्फेक्टिविटी बढ़ी, जो उसी तरह से डेल्टा प्लस में डेफिनेटली, बिकॉज अभी तक जो हम देखें इट इज़ बहुत प्रिलिमिनरी है, तो इसको ये ना लिया जाए कि ये रिप्रेजेंटेटिव है सारे केसेस का। बट अभी अगर देखा जाए तो 50 लोगों में से इन्फेक्टेड जो हुए थे उनमें से 3 की डेथ हो गई, तो लगभग 6% फैटेलिटी रेट है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंसर्न का इशू तो है, लेकिन अभी ये बहुत अर्ली है और बहुत प्रिलिमिनरी डाटा है, तो ये मैं कोई इसमें ये नहीं कहना चाहता कि कोई पैनिक हो जाए। बट डेफिनेटली अभी प्रिलिमिनरी डाटा जो बताता है कि 50 लोगों में से 3 लोगों की डेथ हो जाना, ये थोड़ा सा हमको चिंता तो बताता है कि चिंता का विषय होता है। दरअसल डॉक्टर बुद्धिराजा, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वैसे तो देखिए कोरोना का जो वायरस है ये नया वायरस है, इस पर दुनिया भर में जो स्टडीज हैं वो चल रही हैं, लेकिन अभी तक ये पिछले करीब 18-19 महीनों में इसका जो बिहेवियर हमें समझ में आ रहा है वो क्या दिखा रहा है? जब ये वायरस रूप बदलता है इसके सिम्टम्स भी बदलते हैं, और क्या ज्यादा सिवियर सिम्टम्स होते हैं? क्या ये एक पैटर्न है जो देखने के लिए मिल रहा है अभी?
देखिए, मैक्स हेल्थ केयर में हमने अभी एक स्टडी पब्लिश करी है, अभी खैर वो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल में है। तो उसमें हमने लगभग 20,000 पेशेंट्स जो हमारे 1.5 साल में एडमिट हुए थे, उनको हमने स्टडी किया है कि वेव 1 में जो पिछले साल और वेव 2 इस साल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस थे, और वो वायरस के ही रूट का डिफरेंसेस प्रोजेक्ट करते हैं कि वेव 1 में जो नॉर्मल कन्वेंशनल वुहान स्ट्रेन था, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर यूके स्ट्रेन आया, और जो वेव 2 था उसमें प्रिडोमिनेटली इन्फेक्शन डेल्टा स्ट्रेन से हुआ। तो पाया हमने ये कि 15,000 पेशेंट जो हमारे फर्स्ट ईयर में थे और ये जो 5,000 पेशेंट सेकेंड वेव में सिर्फ 2 महीने में आए, तो हमने ये देखा कि एज और जेंडर में कोई डिफरेंस नहीं था। सिवियरिटी ऑफ इलनेस जो एडमिशन के टाइम पे कहीं ज्यादा थी इस साल वेव 2 में, लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी, लोगों को ज्यादा वेंटिलेटर की रिक्वायर पड़ी, और अल्टीमेटली मोर्टेलिटी 40% हायर थी इस साल। तो लास्ट ईयर जो हमने मोर्टेलिटी, अब ये मैं मोर्टेलिटी की जो बात कर रहा हूँ ये इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी है, जो कि ओवरऑल इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट से डिफरेंट है। तो हॉस्पिटल मोर्टेलिटी लास्ट ईयर 7% थी, जो इस साल ऑलमोस्ट 10.8 11% के लगभग रही। तो 40% इंक्रीज था। और इसमें फिर हमने सब ग्रुप स्टडी किया कि कौन सी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हुआ। तो उसमें हमने ये पाया जो यंगर पॉपुलेशन थी लेस देन 45, हालांकि वो दोनों साल सेम परसेंटेज थे एडमिशन के, लेकिन मोर्टेलिटी लास्ट ईयर इस ग्रुप में 1.7% थी, या सॉरी 1.4% थी, और इस साल उसकी 3 गुना ज्यादा 4% के करीब रही है। और ये हमने हर एज ग्रुप में देखा कि मोर्टेलिटी हाई रही, लेकिन यंगर एज ग्रुप में सबसे ज्यादा। और दूसरा हमने ये पाया कि इन्फेक्शन जो सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हुई हैं वो इस साल कहीं ज्यादा हुई है। लास्ट ईयर 11% थी, इस बार 28% हुई है। तो ये सारे, प्लस स्ट्रेन डेल्टा स्ट्रेन था, आई थिंक ये 2-3 कारण रहे हैं। लोग इस बार लेट एडमिट हुए क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए यंगर पेशेंट्स खासकर घर में रहे, उन्होंने घर में ऑक्सीजन लेना शुरू किया, और जब ऐसी हालत होगी कि अब हॉस्पिटल में आना ही आना है तब वो आए। तो इसकी लेट प्रेजेंटेशन की वजह से भी मोर्टेलिटी हायर रही। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे जो सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से काफी डिफरेंट रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसी वजह से डॉक्टर सिंह, इस तरीके की स्टडीज किस तरीके से कारगर साबित हो रही हैं, और तीसरी लहर जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है, उसे लेकर क्या तैयारी की जा रही है, इसके बारे में अगर आप एक ब्यौरा रख सकें मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जी डॉक्टर सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? मुझे लगता है डॉक्टर सिंह को मेरी आवाज़ नहीं मिल रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर बुद्धिराजा का रुख करती हूँ। तो डॉक्टर बुद्धिराजा, ये जो अभी आपने बताया किस तरीके से फर्स्ट वेव के दौरान, उसके बाद सेकेंड वेव के दौरान जो आंकड़े हासिल हुए हैं स्टडी से, तो तीसरी लहर को लेकर फिर क्या तैयारी करनी चाहिए? थोड़ा सा चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा मेरा कम्युनिकेशन का इशू हो रहा है थोड़ा सा। देखा डॉक्टर सिंह। जी डॉक्टर सिंह, मैंने आपसे ही सवाल पूछा था सर। मैं ये जानना चाह रही थी कि फर्स्ट वेव से ज्यादा बदतर सेकेंड वेव साबित हुई, तीसरी लहर आने की आशंका है, तो उसे देखते हुए तैयारी क्या है? नहीं डॉक्टर बुद्धिराजा, आप ही को आना होगा सर, उनको आवाज नहीं मिल रही। प्लीज आइए सर। जी मैं सवाल का कोशिश करता हूं। हाँ जी। सो देखिए, पहला सवाल ये उठता है कि क्या थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, कितनी भयंकर होगी। आई थिंक इन सवालों से हमें ऊपर उठना चाहिए और हमें ये प्रिज्यूम करके चलना चाहिए कि थर्ड वेव आएगी। यही गलती हमने सेकेंड वेव के टाइम की थी कि हम सोचते रहे कि आएगी नहीं आएगी, इंडिया तो बच गया। तो अब एटलीस्ट मेरे ख्याल वो डिस्कशन नहीं हम करते कि हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, और वो प्रिपेयर्ड हम डेफिनेटली, अगर थर्ड वेव आती है तो हम सेकेंड वेव से बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। और प्रिपरेशन की अगर बात करें तो उसमें 3-4 पहलू हैं उसके। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस, की हमारे पास बेड स्ट्रेंथ जो हमने देखी सेकेंड वेव में एक तरह से पीक में क्राइसिस पड़ गई थी, तो क्या हम एडिक्वेट नंबर ऑफ बेड्स वार्ड्स में और आईसीयूज में क्रिएट कर पाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ड्रग्स। आपने सुना होगा रेमडेसिविर की प्रॉब्लम आई, उसके बाद स्टीरॉइड्स जैसी दवाई तक की प्रॉब्लम आई, और फिर जब ये ब्लैक फंगस आया तो एम्फोटेरिसिन की प्रॉब्लम आई, और अगर हम ऑक्सीजन को भी एक ड्रग माने तो ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम आई। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि थर्ड वेव अगर आती है तो इन दवाइयों की, ऑक्सीजन की जो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स हैं उनकी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हम काफी बेटर प्रिपेयर्ड हैं। तीसरी बात आती है मैन पावर ट्रेनिंग की। आई थिंक वो भी, अगर स्पेशली हम बात करें पेडियाट्रिशियंस की, क्योंकि बात हो रही है कि क्या ये वेब बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी, तो हमारे पास ट्रेंड पीडियाट्रिक एक्सपर्ट्स, ट्रेंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स बच्चों वाले, हमारे पास बच्चों के कंपैटिबल वेंटिलेटर्स,
हमें ये नहीं सोचना कि कितने बच्चे इफेक्ट होंगे, ये बहुत बड़ी डिबेट हो गई है, बट हमें अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पीडियाट्रिक आईसीयू सर्विसेज ही नहीं है, तब वो लास्ट मोमेंट पे क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होगा। ये एक हमारे पास अभी विंडो है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको मैं बोलता हूँ, इस पे ये सब चीजों की हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। और आई थिंक इस बार सब हेल्थ केयर सर्विसेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वो तैयारी कर रही हैं। और एक पॉइंट मैं लास्ट मेक करना चाहूंगा कि हमें जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं या तैयारी करते हैं, तो हमें पीक की तैयारी करनी है, प्लेट्यू की नहीं करनी है। पीक की तैयारी करेंगे, चाहे अंडर यूटिलाइज हो जाए हमारी सर्विसेज, वो ठीक है, लेकिन कभी वो क्राइसिस वाली सिचुएशन दोबारा नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वक्त मेरे पास इतना ही है। तैयारी हमें पीक के लिए करनी चाहिए, भले ही उतना बुरा हाल आगे तीसरी लहर में ना देखने के लिए मिले, लेकिन कम से कम तैयारी पूरी रखने की जरूरत है। यही सबसे बड़ा सबक जो कोरोना ने अभी तक हमें सिखाया है। तो डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स को शुक्रिया कहने का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।